सर आपका माइक म्यूट है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में आपने स्टार्ट किया था पढ़ना डिबाय-हक्कल थ्योरी को। आज आप डिबाय-हक्कल थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। डिबाय-हक्कल थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कोहलनॉश लॉ। कोहलनॉश लॉ को पढ़ेंगे, उसकी 1, 2, 3 एप्लीकेशंस हैं, उनको भी आप देखेंगे। कल सारिका ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कोहलनॉश लॉ की एप्लीकेशन में ही है, तो वो सब चीजें भी फिर आप बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिबाय-हक्कल थ्योरी के ग्राफ से। ग्राफ की एक्सप्लेनेशन करनी है आज अपने को। तो डिबाय-हक्कल थ्योरी, अब देखो डिबाय-हक्कल थ्योरी में मैंने कल आपको क्या बताया था, आपने इस थ्योरी के अंदर डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ, मेरे सॉल्यूशन को मैं कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड बनाता हूँ, तो कंडक्टिविटी के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे ये हमें बताना है। तो देखो कल मैंने आपको ग्राफ स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बातें बताई थी। उन्हीं बातों को यूज करते हुए मैं आपको ग्राफ समझा दूंगा। कल मैंने बोला था ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप एग्जांपल लेंगे HCl का, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप एग्जांपल लेंगे एसिटिक एसिड का। तो 1 बाय 1 दोनों एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो आपने क्या करना है, ग्राफ बनाया सबसे पहले, एक्स एक्सिस पे आएगा कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट, वाई एक्सिस पे आएगा मोलर कंडक्टिविटी। अभी एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे चूज किया था एक्सप्लेन करने के लिए, HCl। अब आपको अगर मैंने क्या बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होती हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होने की वजह से उनकी मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो ऑलरेडी हाई होती है। तो ये चीज मैंने पता है क्यों बताई थी, ग्राफ को याद रखने के लिए। आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके मोलर कंडक्टिविटी हाई होगी, तो जब आप यहाँ पे ग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको रिप्रेजेंट करोगे बच्चे हायर वैल्यू पे। इस पॉइंट से मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाना स्टार्ट करूंगा। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। इस पॉइंट पे मैंने मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों शो की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी स्टार्टिंग से ही हाई होती है। हाई कंसंट्रेशन मैंने इसलिए ली क्योंकि मैंने ग्राफ को उल्टा पढ़ना है, तो मैं मेरे इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करूंगा, डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, फिर मैं ग्राफ को इस तरीके से इस डायरेक्शन में पढ़ूंगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होती हैं वो हमारे कंप्लीटली डिसोसिएट होती हैं। कल भी मैंने बताया था 99.9% डिसोसिएट हो चुका है। तो अनडिसोसिएटेड कितना है, अनडिसोसिएटेड है सिर्फ 0.1%। तो यहां पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया HCl को। अब मैंने HCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है। HCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी ऐड करूंगा, यानी कि सॉल्वेंट ऐड करूंगा। सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होगा, जो ये अपना थोड़ा सा अनडिसोसिएटेड बचा हुआ था ना, ये भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जब अनडिसोसिएटेड वाला टूटना स्टार्ट होगा तो आयंस प्रोड्यूस होंगे, फिर आयंस प्रोड्यूस होने की वजह से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जा रहा हूँ, कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है इस तरीके से। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, कंसंट्रेशन में
और ज्यादा डाइल्यूशन होगी, और ज्यादा कमी आएगी, मोलर कंडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हल्का सा बेंड आ जाता है कर्व में, लेकिन हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे आप देखो, इस पॉइंट से मैंने कर्व स्टार्ट की थी, ये वाला पॉइंट जो है वो लगभग लगभग यहाँ पे प्रेजेंट है। HCl के लिए स्टार्टिंग में मोलर कंडक्टिविटी मैंने इतनी ली थी इस पॉइंट पे, फिर मैंने उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज की, मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन चेंज करने पे इतनी सी मोलर कंडक्टिविटी चेंज हुई है। तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या बोलते हो? फॉर लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन देयर इज स्मॉल चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन में तो लार्ज चेंज आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में कम डिक्रीज आया, कम इंक्रीज आया, सॉरी। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे वो पहले ही 99.9% डिसोसिएट हो चुके थे, तो वो पहले ही कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा शो कर रही है। बाद में डिसोसिएट होने के लिए उनकी अमाउंट काफी कम है, काफी कम अमाउंट बाद में डिसोसिएट हुई, इसलिए काफी कम आयंस प्रोड्यूस हुए। आयंस कम प्रोड्यूस होने की वजह से कंडक्टिविटी में थोड़ा सा ही इंक्रीज आएगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करता गया करता गया करता गया, ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन पे आ गया। ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो हमारा सोल्वेंट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको बताता हूं। मैंने ना सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं चढ़ गया हमारे घर की छत पे। हमारे घर की छत पे टंकी रखी हुई है, उस टंकी के अंदर 2000 लीटर पानी आता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 2000 लीटर की है। तो वो जो टंकी है वो ऊपर तक भरी हुई है। मैंने क्या किया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के मिक्स कर दिया, मैंने बोला बन गया सॉल्यूशन। अब बन तो जाएगा सॉल्यूशन, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको कुछ नमकीन फील नहीं होगा, क्योंकि जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है NaCl उसकी अमाउंट बड़ी कम है। तो यहाँ पे मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हमने सोलवेंट इतना ज्यादा ऐड कर दिया कि कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई। जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ, जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होते 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 हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है। इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है, वो मोलर कंडक्टिविटी होती है बच्चे हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसका एक और दूसरा नाम बताया था मैंने कल, क्या? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो आई होप अब आपको दूसरा नाम समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट डिल्यूशन का क्या मतलब है? इतना ज्यादा हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, इतना ज्यादा सोलवेंट ऐड कर दिया कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई। ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ रही होगी। उस मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को हम बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे मैंने आपको डिबाय हफ्ता थ्योरी पढ़ाई। उस थ्योरी के अंदर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ बताया, और साथ में मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर ली। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। नो सर। और भी किसी को डाउट है तो बोल सकता है। ठीक है, भूमिका, सिमरन, जतिन, ठीक है जी। तो ये अपने पास अपना केस आया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ मैंने आपको बता दिया। देखो थ्योरी तो अपने को पहले से ही पता थी, बस उस थ्योरी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर आपने ग्राफ यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। ग्राफ ऊपर से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ऑलरेडी हाई होती है।
अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम आती, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी शो करते हैं, वो तो ज्यादा शो करते हैं। फिर आपने यहीं से ग्राफ क्यों बनाया, बच्चे बोलते हैं यहाँ से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। आप लो कंसंट्रेशन पर डाइल्यूट थोड़ी करेंगे, आप स्टार्टिंग में हाई कंसंट्रेशन को आप डाइल्यूट करते होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ बनाने का यही तरीका है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का देखो सेम तरीका है, अगर वो भी समझ में ना आया फिर रट्टा मार लेना, क्योंकि कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका रट्टा मार लो, इसके 3 नंबर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, है बहुत ही इजी चीज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब आप स्ट्रॉन्ग की जगह बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है बच्चे एसिटिक एसिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन कल मैंने क्या बताई थी, जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो नेग्लिजिबली डिसोसिएट होती हैं, नेग्लिजिबली डिसोसिएट होंगे कोई 1% के आसपास, क्योंकि वो ना के बराबर डिसोसिएट हुए हैं तो बहुत ही कम आयंस प्रोड्यूस किए होंगे। कम आयंस होने की वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो भी क्या आएगी, लो आएगी। तो ये हमारे पास हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इनिशियल कंडीशन है, ना के बराबर डिसोसिएट होती हैं जिस वजह से मोलर कंडक्टिविटी लो आती है। क्योंकि ये 1% डिसोसिएट हुआ तो इसके पास कितना अभी भी इलेक्ट्रोलाइट अनडिसोसिएटेड है, लगभग लगभग 99%। तो देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट करूंगा, ग्राफ स्टार्ट करूंगा बिल्कुल लो वैल्यू से। लो वैल्यू किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की लो वैल्यू। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अपने को लो क्यों लेनी है, क्योंकि ये नेग्लिजिबली डिसोसिएट है। शो कर रहा हूं मैं एसिटिक एसिड के लिए। अब मोलर कंडक्टिविटी मैंने भले ही लो ली है लेकिन कंसंट्रेशन तो आप हाई ही लेके चलेंगे, क्योंकि डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। फिर आप इस डायरेक्शन में ग्राफ को स्टडी करेंगे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी कम आ रही थी, मैंने उसके अंदर सोलवेंट ऐड करना स्टार्ट किया। जब मैं सोलवेंट ऐड करूंगा तो मेरा जो अनडिसोसिएटेड पार्ट है ये डिसोसिएट होके आयंस प्रोड्यूस करेगा। आयंस प्रोड्यूस होने की वजह से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर हम हमारे ग्राफ को इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो अब देखो स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू ली थी इतनी, यहाँ पे एंड में जाके वैल्यू हो गई है हमारी इतनी यहाँ पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में फॉर लार्ज चेंज इन द कंसंट्रेशन देयर इज लार्ज चेंज इन द कंडक्टिविटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हमारी कंसंट्रेशन को हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमारी कंडक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज आएगा। कंडक्टिविटी जो है वो लार्ज डिफरेंस से इंक्रीज हो जाएगी। और आप ध्यान से देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी ज्यादा होगी कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से ग्राफ आपको पढ़ना होता है। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ तो आपने बना लिया, फिर जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो कर दी थी ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी मैं कंसंट्रेशन जीरो कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होने पे हमें मिल गई थी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। लेकिन अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कर्व जा रही है बच्चे इस तरीके से, ऊपर जाके कर्व जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कर्व होती है हाइयर कंडक्टिविटी पे जाके वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। जब तक हमारी ये वाली कर्व वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो ये हमारे पास हमारा ड्रॉबैक है। डिबाय-हक्कल थ्योरी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल के बता देती है, लेकिन इस मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम नहीं निकाल सकते।
क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये कर्व जो है वो वाई एक्सिस को टच ही नहीं करती, कट ही नहीं करती, उसके पैरेलल रहेगी, जिस वजह से हम पता नहीं कर सकते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलो उसके बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो मैंने ट्रेंड बता दिया। यही ग्राफ बनेगा हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ पे आप कैसे भी इसको चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ NaCl ले लो, यहाँ NH4OH ले लो, सेम ग्राफ बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। सेम ग्राफ में इसलिए बोल रहा हूँ, ये जनरल ग्राफ है, यहाँ मैंने स्केलिंग थोड़ी की हुई है, ये 1 2 3 4 100 200, तो जनरल ग्राफ तो यही बनेगा। ये था हमारा डिबाय-हक्कल थ्योरी का टॉपिक। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। अजी सिमरन कुछ कहना चाहती है? ठीक है भूमिका। चलो अपनी कहना चाहती, उसने माइक ऑफ कर दिया। तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चे, 3 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है, तो कोई भी किसी को डाउट है तो ले सकता है डाउट। इजी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने आपको मेन पॉइंट्स तो बता ही दिए। यहाँ पे आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो कर्व कैसे बनी, कर्व बनाने का तरीका, दूसरा इस कर्व से हमें यह पता लगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाती है, कैलकुलेट हो जाती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यही 2 बातें हमें बताती है हमारी डिबाय-हक्कल थ्योरी। डिबाय-हक्कल थ्योरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे कोहल-रोश लॉ। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो मैं कर्व मिटा रहा हूँ। चलिए, तो ये था अपने पास अपना कोहल-रोश लॉ, सॉरी डिबाय-हक्कल थ्योरी खत्म हो गया। नेक्स्ट अभी आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चे कोहल-रोश लॉ। तो हेडिंग है हमारी कोहल-रोश लॉ की। अब ये लॉ हमें क्यों पढ़ना पड़ा, उसका रीजन मैं आपको दे देता हूं। वैसे बता चुका हूं पर दोबारा बता रहा हूं। इससे पहले हमने पढ़ा डिबाय-हक्कल थ्योरी को। डिबाय-हक्कल थ्योरी में हमने कर्व को पढ़ा, उस कर्व की हेल्प से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो ये तो थोड़ा सा नाइंसाफी वाला काम हो जाएगा ना, कि स्ट्रॉन्ग के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हो, वीक के लिए आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास फिर नया लॉ आया, नया कंसेप्ट आया, विच इज कॉल्ड कोहल-रोश लॉ। कोहल-रोश ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर हमें यह बताया कि मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटा सा मेथड है, जिसको यूज करके मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकता हूं। कोहल-रोश लॉ हम क्यों पढ़ते हैं मेनली? कोहल-रोश लॉ हम मेनली पढ़ते हैं टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ से मिल जाती है। वीक वालों की ग्राफ से नहीं मिल रही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हम इसको थोड़ा तरीके से निकालेंगे, थोड़ा ट्रिक से निकालेंगे। तो हमने पूछा कोहल-रोश से भी बताओ आपके पास क्या ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो कोहल-रोश ने हमें क्या बोला, ध्यान से देखो। कोहल-रोश ने बोला कि अपन ना 2 एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला हाँ जी ठीक है, आप अपना काम करो, बताओ। कहता कि एक तो मेरे पास है CH3COONA, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा उसने बोला मैं ले लेता हूं HCl को। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमें कोहल-रोश ने क्या बोला, ये 2 एग्जांपल हमने कंसीडर किए,
ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं कोहलरोश लॉ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी, इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। मैं एक बार आपको समझाने के लिए गलत वैल्यूज लिख रहा हूं। सपोज करो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आई हमारे पास 200, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आई हमारे पास 500। तो ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज आ गई। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे आ जाओ। मेरे पास मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैंने निकालनी है। डिबाय हक्टल थ्योरी से मैं इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकता। तो कोहलरोश ने क्या बोला, कहता कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों जो कंपाउंड है वो अलग अलग है। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। कंपाउंड अलग अलग है लेकिन आयंस तो सेम आ रहे हैं ना। कोहलरोश ने बोला कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, they always contain the same ions। अगर उनके आयन सेम होते हैं तो हम क्या करेंगे, आयंस की मोलर कंडक्टिविटी यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे निकाल सकते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आया? मैं एक बार फिर से बता देता हूं मैंने क्या बोला। कोहलरोश के अकॉर्डिंग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों में सेम आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस की वैल्यू को पता करके, आयंस की मोलर कंडक्टिविटी पता करके उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले में पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड कोहलरोश लॉ। कोहलरोश लॉ ने अपने को यही बताया कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बनता तो वो सेम आयन से है। तो हम स्ट्रॉन्ग में से वैल्यू निकाल के वीक वाले में पुट करके आराम से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कैसे? वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा था। देखो ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप इनके आयंस पता करो। इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? एक तो CH3COO नेगेटिव और दूसरा Na पॉजिटिव। इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? एक है हमारे पास हमारा H पॉजिटिव, एक है Cl नेगेटिव। इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? इसमें CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इनकी वैल्यूज को यूज करके मुझे इसका आंसर निकालना है। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं, अभी अभी बताया मैंने। एक तो प्रेजेंट है CH3COO नेगेटिव, एक प्रेजेंट है H पॉजिटिव। ये वाला आयन मुझे कहां से मिलेगा? इस वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो मैं इसको लिख दूंगा। H पॉजिटिव मुझे कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगा? इससे। तो मैं इसको लिख दूंगा। पहले वाले कंपाउंड से मिलेगा मुझे ये, दूसरे वाले कंपाउंड से मुझे मिलेगा ये। दोनों की वैल्यू ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। इन दोनों को ऐड करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐड तो ये भी होंगे आपस में, ये आपस में ऐड होंगे। NaCl की वैल्यू फालतू आ गई। उस फालतू वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये अपने पास अपनी इक्वेशन आ गई। ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेशन करने के लिए, मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का सहारा लिया। जो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयन हमें चाहिए उनको ऐड कर दो, जो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयन हमें नहीं चाहिए उनको माइनस कर दो। ये वाली वैल्यूज आपको पेपर में गिवन होती हैं, वैल्यूज पुट करो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इट इज कॉल्ड कोहलरोश लॉ। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। बस जो भी आपको आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा उसके साथ आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी दिए जाएंगे। ये वाली इक्वेशन आपको बनानी है। आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट देख के पता लगाना है कौन कौन सी वैल्यूज को ऐड करना है, कौन कौन सी वैल्यूज को माइनस करना है। ये इक्वेशन बन गई।
इनकी वैल्यूज आपको गिवन होगी, प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। दैट इज द कोहलरोश लॉ। एक और बात, ये जो मैंने आपको सारा तरीका बताया है, ये बताया है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए, इक्विवेलेंट के लिए नहीं बताया, उसका एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। आप यहाँ पे पता कर सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो ये अपने पास अपना केस है। पूरे कोहलरोश लॉ में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है भाई। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है जतिन, चिराग, हार्दिक और भूमिका, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे को अपने पास अपना कोहलरोश लॉ आ गया। मुझे पता है आप सब बच्चे नहीं बता रहे, अभी ये कंसेप्ट आपको 70% क्लियर हुआ है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे ना, उससे 100% क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर एग्जांपल 1-2 मिनट रुक के लेंगे, पहले मैं आपको इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बता देता हूँ। और अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका बताया, क्योंकि 10 में से 9 बार मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाती है। एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का केस है, वो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूंगा। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास हमारा कोहलरोश लॉ है। अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूं? कोहलरोश ने हमें बोला कि कोई भी आप जनरल इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ये अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी जनरल वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ AXBY से। ये कोई भी अपना एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट आ गया, इसकी अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? मुझे इसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए, मुझे A पॉजिटिव की पता होनी चाहिए, मुझे B नेगेटिव की पता होनी चाहिए। दोनों की ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। A के कितने मॉलिक्यूल हैं X, तो वो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। B के कितने मॉलिक्यूल हैं Y, तो वो भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। सेकंड, यहाँ पे जनरल एग्जांपल लिया मैंने, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है BaCl2 की, बेरियम क्लोराइड की। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बेरियम की मोलर कंडक्टिविटी, क्लोराइड्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लोराइड 2 है ना तो 2 आएगा, बेरियम 1 है तो 1 ही आएगा, दोनों की वैल्यू ऐड कर देंगे। जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैपिटल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। जो आपके आयंस होते हैं, आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप स्मॉल लैम्डा से रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल लैम्डा यूज कर रहा हूं देखो। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन होती है जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोहलरोश लॉ की। अब यहाँ पे तो मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताया। अगर हमें लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। एक बार देखो, सपोज करो मेरे पास सॉल्ट है AlCl3, AlCl3। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको आपके आयंस के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसका ये, फॉर्मूला है चार्ज ऑफ कैटायन बाय A पॉजिटिव प्लस 1 बाय चार्ज ऑफ एन आयन B नेगेटिव। चलो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा रहा मैं क्योंकि चार्ज हमें पता नहीं है। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। यहाँ पे X और Y कितने एटम आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज से कैलकुलेट होता है। यहाँ पे कितने कितने एटम्स आ रहे थे वो आपने मेंशन किए, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा था।
जैसे मैंने मोलर कंडक्टिविटी का एग्जांपल दिया था ना, मैं आपको लिमिटिंग का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल देखो, ऊपर मैंने लिखा AlCl3। AlCl3 के लिए आप देखो, इसको एक बार डिसोसिएट करवाओ। AlCl3 को डिसोसिएट करवाओगे तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितने हैं 3, क्लोरीन पे चार्ज कितने हैं 1। साइन नहीं देखना प्लस माइनस, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो इस पे चार्ज है 3, इस पे चार्ज है 1। तो हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या आएगी, 1/3 लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1/1, क्योंकि इस पे एक ही चार्ज है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। ये तीन आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विवेलेंट में। इसी के लिए अगर मोलर कंडक्टिविटी लिखता तो कैसे लिखता, मोलर कंडक्टिविटी आती लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड, क्योंकि 3 क्लोरीन थे। तो यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट वाला मेंशन किया है, यहाँ पे मोलर वाला। ये हमारे पास हमारे कोहलरॉश लॉ का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। थोड़ा सा फटाफट बताओ बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ कोहलरॉश लॉ का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक है जी, क्लास में चुप नहीं होते, यहाँ के बोलते नहीं हो तुम। चलो ठीक है भूमिका और मीनाक्षी, ठीक है बच्चे। तो ठीक है जी, मैं आपको कोहलरॉश लॉ के बारे में बता चुका हूं। अब इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 में से मैं आपको पहली एप्लीकेशन बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉश लॉ। पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी बताया ना मैंने, कोहलरॉश लॉ की हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मैंने तरीका भी बताया, फिर भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है, इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट आर 126, 426, 91, then calculate limiting molar conductivity of acetic acid। तो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन के पहले भी बताया था, डाटा गिवन होगा अपने को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की गिवन है, इनकी यूज करके वीक वाले की निकालनी है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था, देखो मुझे निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की। कैसे डिसोसिएट होगा, एक तो है इसमें एसीटेट आयन और दूसरा है इसमें H+। इससे आगे यहां पे कर रहा हूं साइड में। अगर मुझे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ना इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो उसके लिए एक तो मुझे चाहिए एसीटेट आयन और एक चाहिए H+। तो यहाँ पे देखो एसीटेट आयन कहां से मिलेगा, इससे मिलेगा। H+ किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। तो मेरे पास आएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ये तो मुझे मिलेगा बच्चे इससे, तो इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ H+ भी चाहिए। H+ मुझे मिलेगा HCl से, तो उसकी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। यहां से मिल गया एसीटेट आयन, यहां से मिल गया H+। फालतू क्या आ रहा है, फालतू आ रहा है Na और Cl, तो NaCl की वैल्यू को माइनस कर दो।
ये इक्वेशन आपको बनानी है। इतना आसान कंसेप्ट है, देख लो। अब रह क्या गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। इन दोनों की वैल्यू ऐड करनी है, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है, तो कर देता हूं। इसकी वैल्यू है 91, इसकी वैल्यू है 426, इसकी वैल्यू है 126। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनको माइनस करूंगा तो 300 प्लस 91, 391 आंसर आ गया। इसके यूनिट्स होते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वैसे पेपर में गिवन होते हैं यूनिट्स, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं थे थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो ये हमारा कोहल-रोशनो है, उसकी पहली एप्लीकेशन है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी बच्चे, ठीक है सिमरन, कोई और किसी को हाँ जी, सर राइट हैंड साइड में लैम्डा की जो वैल्यू है स्मॉल नहीं आएगी, ना आएगी? अगर आयंस होते तो स्मॉल आती ना बच्चे, ये आयंस में स्मॉल आती है। मैंने तो पूरे पूरे मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किए तो मैं कैपिटल ही शो करूँ। ठीक है भूमिका, समझ में आया सारिका? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया।